हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद होगा सभी लोग अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 1885 ईस्वी में किया गया था। ए ओ ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन तो बम्बई में होता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बम्बई में। बम्बई में कहाँ पे होता है? तो गोकुलदास, ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और पहली अधिवेशन में दोस्तों कुल 72 लोगों ने भाग लिया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ये देख लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरा है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों बात कर रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कब बनी थी? 1917 ईस्वी में, कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। दोस्तों वहीं आपसे पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात पूछे, पहली भारतीय महिला की अध्यक्ष पूछे तो सरोजिनी नायडू हो जाएगा दोस्तों। ये कब बनी थी? तो 1924 ईस्वी में, कानपुर अधिवेशन में। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनती हैं? दोस्तों देखिए, ये प्रश्न आ गया दोस्तों, एक भारतीय पूछ रहा है तो कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ठीक है, सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कब बनती हैं? तो 1924 ईस्वी में, कानपुर अधिवेशन। ठीक है, कानपुर अधिवेशन आपको ध्यान रखना होगा। अगर पहली महिला पूछे तो हो जाएंगी 1917 में, एनी बेसेंट हो जाएंगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों अगला देख लेते हैं प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा? दोस्तों सुरेंद्र नाथ के द्वारा, अरबिंदो घोष के द्वारा, मोतीलाल घोष के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों बात करते हैं न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड्स की बात करें तो ये जो है अरबिंदो घोष के द्वारा लिखा गया है। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न यहाँ से बनता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिए थे? दोस्तों बात कर रहा है द्वितीय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन कब होता है? तो 1986 ईस्वी में होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? मुसलमान तो 33 प्रतिनिधि ने भाग लिए थे। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7 है दोस्तों, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था दोस्तों? ये 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं दोस्तों, प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? दोस्तों बताइए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब होता है? 1929 में होता है, 1930 में, 1931 में, 1932 में? तो दोस्तों बात करते हैं गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में होता है। ध्यान रखेंगे। कब होता है? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में होता है। देखिए दोस्तों, हम लोग का प्रश्न आ गया, 5 मार्च 1931 ईस्वी को कौन सी महत्वपूर्ण घटना होती है? बताइए दोस्तों, गांधी इरविन समझौता होता है कि गांधी का गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, कि कराची अधिवेशन की उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों बात करते हैं 5 मार्च 1931 में क्या होता है? तो गांधी इरविन समझौता होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? दोस्तों 23 जनवरी 1941 में, कि 23 मार्च 1942 में, 23 जून 1942 में, कि 23 अक्टूबर 1942 में? तो दोस्तों बात करते हैं स्टैनफोर्ड क्रिप्स की बात करें तो ये कब दिल्ली पहुंचा था? दोस्तों तो 23 मार्च 1942 ईस्वी में पहुंचा था। ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11। भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? दोस्तों भारत में प्रथम जनगणना की बात कर रहा है तो कब हुआ था? 1972 में होता, माफी चाहेंगे, 1872 में होता है, कि 1901 में होता है, कि 1911 में होता है, कि 1921 ईस्वी में होता है? तो दोस्तों बात करते हैं भारत में प्रथम जनगणना की बात करें तो 1872 ईस्वी में होता है। किसके समय में दोस्तों? तो लॉर्ड मेयो के समय दोस्तों, लॉर्ड मेयो के समय होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है दोस्तों,
खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता था? दोस्तों खुदाई खिदमतगार को हम लोग लाल शर्ट, ठीक है, लाल शर्ट या रेड शर्ट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। ये किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार के द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 13। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? सी आर दास के द्वारा, एम.जी. रनाडे के द्वारा, वी.डी. सावरकर के द्वारा कि एस.एन. बनर्जी के द्वारा? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इंडियन फॉर इंडियंस किसके द्वारा लिखा गया है? तो सी आर दास के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है दोस्तों, अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों बताइएगा, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया लिखा गया था। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थल स्थित है? दोस्तों बताइएगा, भीमबेटका किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका पंजाब। दोस्तों बात करते हैं भीमबेटका की बात करें तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 16 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हड़प्पन नगर को जूते हुए खेत के निशान मिलते हैं? दोस्तों बताइएगा कहाँ पे जो है, किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के निशान मिलते हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, धौलीबीरा, मोहनजोदड़ो, लोथल। तो दोस्तों बात करते हैं जूते हुए खेत कहाँ के साथ मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? तो आपका राजस्थान में है, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 है दोस्तों, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध दोस्तों बात करें तो किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा, कावेरी, ब्रह्मपुत्र की पौरुषी नदी पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, पौरुषी नदी पे 10 जो है राजाओं का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है? कुंडलग्राम में, पाटलिपुत्र में, लुम्बिनी में, वैशाली में? दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म की बात करें तो कहाँ पे होता है? तो लुम्बिनी में होता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा गांधी ने माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी में, सारनाथ में, पाटलिपुत्र में कि वैशाली में? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, सारनाथ में दिए थे, ठीक है। पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? दोस्तों बिहार का बोध गया है, यहाँ पे किसकी ज्ञान प्राप्ति होती है? महावीर स्वामी की, कि गौतम बुद्ध का, कि सिमधर स्वामी का, कि पार्श्वनाथ का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गौतम बुद्ध का बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोस्तों बात कर रहे हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? बताइएगा पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन थे, अशोक थे, बिंबिसार था कि अजातशत्रु था? दोस्तों बात करते हैं पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, माफी चाहेंगे दोस्तों। दोस्तों किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और चंद्रगुप्त मौर्य? तो दोस्तों 22 का राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, उदयन के द्वारा अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की बात कर रहा है, इसके संस्थापक कौन था बताइएगा? ऑप्शन ए बिंदुसार, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी अशोक और ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों बात करते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था, तो और कोई नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ करते थे। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 24। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें ये किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए कि रसायन विज्ञान के लिए? ठीक है बताइएगा। नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो किसके लिए प्रसिद्ध था? ये दोस्तों आपका
बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आपको ध्यान रखना होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी। किसके द्वारा जो है गुप्त काल में शीशे के सिक्का जारी किया गया था? सातवाहनों के द्वारा, शकों के द्वारा, कुषाणों के द्वारा कि मौर्यों के द्वारा? दोस्तों बात करते हैं सातवाहनों के द्वारा जो है क्या किया गया था, तो शीशे के सिक्के जारी किए गए थे। ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, सातवाहनों के द्वारा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 है दोस्तों, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति या शूद्रक? दोस्तों बात करते हैं इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन हो जाएंगे इसका राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 27। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? बताइएगा। कल्हड़ द्वारा क्या लिखा गया है? अर्थशास्त्र लिखा है, इंडिका, पुराण कि राजा तरंगड़ी? दोस्तों बात करते हैं कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है दोस्तों? राजा तरंगड़ी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 28। उदंतीपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। उदंतीपुरी शिक्षा का केंद्र जो था निम्न में से किस राज्यों में स्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु। तो दोस्तों बात करते हैं उदंतीपुरी कहाँ स्थित है? तो आपका बिहार में स्थित है। ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 29। गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था दोस्तों गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? इल्तुतमिश था, कुतुबुद्दीन ऐबक था कि रजिया था कि बलबन था? तो दोस्तों बात करते हैं गुलाम वंश के संस्थापक या गुलाम वंश के बात करते हैं प्रथम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आगे देख लेते हैं खिल्जी वंश का प्रथम शासक कौन था दोस्तों? खिल्जी वंश का प्रथम वंश का शासक कौन था? जलालुद्दीन खिल्जी, अलाउद्दीन खिल्जी, बलबन और रजिया सुल्तान? तो रजिया सुल्तान की बात करें दोस्तों तो ये तो गुलाम वंश के से संबंधित हैं दोस्तों। और खिल्जी वंश की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, जलालुद्दीन खिल्जी। खिल्जी वंश के शासक था। ठीक है, आगे देख लेते हैं किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लय की नीति अपनाई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिल्जी और मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, बलबन के द्वारा ही रक्त और लौ की नीति अपनाई गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों बताइएगा दिल्ली का जो लाल किला है इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? अकबर, नूरजहां, जहांगीर और शाहजहां? दोस्तों इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 33। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? किसके द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी? राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? इंडिया इन ट्रांजिशन, ऑप्शन बी गीता रस, ऑप्शन सी गोखले माई पॉलिटिकल गुरु और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया। दोस्तों बात करते हैं तिलक द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो गीता रस लिखी गई है दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ केसरी और मराठा तिलक के द्वारा ही लिखी पुस्तक है। ठीक है, साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा गोखले माई पॉलिटिकल गुरु की बात करें तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 35। झंडा गीत किसने लिखा दोस्तों? बताइएगा झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कि श्यामलाल पार्षद के द्वारा? दोस्तों बात करते हैं झंडा गीत तो और कोई नहीं दोस्तों, श्यामलाल पार्षद के द्वारा झंडा गीत लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। आइए आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 है दोस्तों वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने कौन से उपन्यास का भाग था जिन्हें लाखों भारतीयों एवं देशभक्तों के लिए प्रोत्साहित किया? स्वराज, शकुंतला, आनंदमठ और गीता रस? दोस्तों बात करते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा आनंदमठ से क्या लिखे थे दोस्तों? ये उपन्यास का एक भाग था दोस्तों
वंदे मातरम। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 37 की बात करें दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। दोस्तों बात करते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 38 माफी चाहेंगे। भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 10 माह 12 दिन, 2 वर्ष 10 माह 5 दिन और उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था, ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ आप अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग वीडियो कहाँ से या किस राज्य से देख रहे हैं। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 39, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था। 26 नवंबर 1949 को, 15 अगस्त 1949 को, 2 अक्टूबर 1949 को कि 15 नवंबर 1949 को। दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान को कब जो है अंगीकृत किया गया था। तो अब कोई नहीं दोस्तों, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है संविधान सभा को संविधान में अंगीकृत किया गया था। ठीक है, और 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 40 देख लेते हैं। भारत में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया गया है। ठीक है, यूएसए से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से और न्यूजीलैंड से। बताइएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर। दोस्तों प्रश्न संख्या 40 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी, कनाडा से लिया गया संघीय ढांचा का। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 41, जनहित याचिका का धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। यूनाइटेड किंगडम, सोवियत रूस या यूएसआर बोलते हैं इसको जो है राइट आंसर बताइएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका गणराज्य। दोस्तों जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है। प्रश्न संख्या 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न हुई है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 42, भारतीय संविधान में शामिल है दोस्तों 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग, 371 अनुच्छेद, 21 भाग और 11 अनुसूचियाँ, 372 अनुच्छेद, 20 भाग और 7 अनुसूचियाँ की ऑप्शन डी हो जाएगा 381 अनुच्छेद और 23 भाग और 8 अनुसूचियाँ। दोस्तों भारतीय संविधान की बात करें इसमें जो है 395 अनुच्छेद हैं, साथ ही साथ आपकी बात करें तो 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आइए आगे देख लेते हैं। संविधान में किसका प्रावधान द्वारा अस्पष्टता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 19। दोस्तों बात करते हैं अस्पष्टता माने छुआछूत का उन्मूलन किस आर्टिकल में किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19 क्या कहता है, तो ये क्या कहता है, इसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 44, जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, अमेरिकी गणराज्य से उत्पन्न होती है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में शामिल है दोस्तों 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दिल्ली है दोस्तों, बताइए दिल्ली क्या है। दिल्ली एक प्रकार का राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्ता शासी परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं दिल्ली क्या है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 47, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया, कब बनाया गया दोस्तों। 30वां संविधान संशोधन, 32वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कि 35वां संविधान संशोधन के अंतर्गत कि 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 35वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1974 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसी के तहत जो है 1975 ईस्वी में भारत का 22वां राज्य बनता है सिक्किम। ठीक है, आपको याद रखना होगा। प्रश्न संख्या 48 की बात कर रहे हैं कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। दोस्तों अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, प्रेस की स्वतंत्रता क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 19 है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, प्रश्न अनुच्छेद 19। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं। राज्यसभा के राज्यों के प्रतिनिधित्व निम्न में से किस आधार पर दिया गया है। प्रत्येक राज्य की
प्रत्येक राज्य के लिए बराबर, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर, कि उनके क्षेत्रफल के अनुपात में स्थान, कि उनका स्वराज के अनुपात में स्थान। तो दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि की जो है आधार दिया गया है, क्या दिया गया है, उनकी जनसंख्या के अनुपात का स्थान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 50 देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा में सदस्य चुने जाते हैं 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए, आजीवन के लिए। दोस्तों बात करते हैं राज्यसभा के सदस्य जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, ध्यान रखेंगे। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 51 देख लेते हैं। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों वर्तमान में तो इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया है, नीति आयोग रख दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो कह रहा है योजना आयोग जब बना था उसकी स्थापना कब किया गया था? 10 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951, 20 मार्च 1950 में। तो दोस्तों देखिए 1950 में तो किया गया था, लेकिन कब किया गया था हमें बताइएगा। 1950 में इसकी स्थापना होती है, लेकिन कब होती है? तो कब होती है? 15 मार्च 1950 ईस्वी में होता है, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा योजना आयोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 52। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब किया गया था? 97वें संविधान संशोधन 1987 में, 60वां संविधान संशोधन 1988 में, 61वां संविधान संशोधन 1989 में और 65वां संविधान संशोधन 1900 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में जो है 21 वर्ष से आयु घटाकर 18 वर्ष मतदान के लिए कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 है दोस्तों, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कब किया गया था दोस्तों? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा ये। प्रश्न संख्या 54 देख लेते हैं। भारत में संविधान और कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी के संघ सरकारी भाषाओं के रूप में मान्यता देता है? दोस्तों बताइएगा। भारतीय संविधान जो है हिंदी के अनुच्छेद देवनागरी की लिपि का जो है आर्टिकल क्या है दोस्तों? आर्टिकल क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, आर्टिकल 343। ठीक है, 343। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कुल कितनी है दोस्तों? तो कुल 16 है, 17 है, 18 है और 20 है। तो दोस्तों जो है भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में जो है कुल जो है 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, 18। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 56। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्रश्न यहाँ से 100% बनता है एग्जाम में। भारतीय मानक समय जिसे हम लोग IST एवं ग्रीनविच के माध्य का समय का अंतर पाया जाता है, कितने घंटे का समय का अंतर पाया जाता है बताइएगा? 4 घंटे का, 5.5 घंटे का, 5 घंटे का और -4 घंटे का। तो दोस्तों बात कर रहा है भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के समय के बीच का अंतर जो है 5.5 घंटे का होता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं दोस्तों, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना होगा, भारत के जो है कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत के मानक समय की रेखा की बात करें तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, और एक दूसरे को जो है कहाँ काटती है? बघेलखंड में काटती है। ठीक है, बघेलखंड में कहाँ काटती है? बघेलखंड कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर एक जगह है दोस्तों, वहीं पे जो है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, बघेलखंड में। ठीक है, आइए देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 5वां, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? दोस्तों भारत और चीन के सीमा रेखा को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर बताइएगा। प्रश्न संख्या 58 का राइट आंसर बताइएगा कि भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा, इंदिरा पॉइंट या डुरंड रेखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, मैकमोहन रेखा कहते हैं भारत और चीन की बीच की रेखा को। आगे देख लेते हैं, म्यांमार के साथ भारत में किन राज्यों की सीमा मिलती है बताइएगा। म्यांमार के साथ की बात कर रहा है, भारत के कौ राज्य जो है मिलते हैं म्यांमार के साथ, कौन कौन से? तो इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश म्यांमार से सीमा बनाता है, साथ ही साथ नागालैंड भी म्यांमार से सीमा बनाता है, मणिपुर भी म्यांमार से सीमा बनाता है
साथ ही साथ मिजोरम भी म्यांमार से सीमा बनाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 60। निम्नलिखित में से देशों में किसमें भारत के साथ सबसे अधिक लंबी सीमा लगती है दोस्तों। कह रहा है जो भारत का प्रश्न संख्या 60 देख लीजिए। निम्नलिखित में से देशों में किसकी भारत के साथ सबसे अधिक सीमा लगती है। जो भारत है दोस्तों हम लोगों का, मान लीजिए भारत है, ठीक है, तो कह रहा है सबसे ज़्यादा सीमा किसकी लगती है। पाकिस्तान की लगती है, पाकिस्तान तो यहाँ पे दोस्तों। म्यांमार तो यहाँ है दोस्तों, ठीक है। बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश तो पूरा आपका बांग्लादेश है, ठीक है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक, तो दोस्तों बात कर रहा है सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है दोस्तों। कितना किलोमीटर लगती है बताइएगा, कितना किलोमीटर लगती है, कितना किलोमीटर लगती है, तो 4,096 किलोमीटर लगता है, ठीक है। 4,096 किलोमीटर लगता है भारत का सीमा। साथ ही साथ पाकिस्तान को आप लोग देख लीजिएगा, पाकिस्तान को 3,323 किलोमीटर की सीमा बनाती है। साथ ही साथ म्यांमार की बात करें तो म्यांमार जो है 1,643 किलोमीटर का भारत के साथ सीमा बनाता है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 61। अटल सुरंग रोहताक हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। अटल सुरंग रोहताक हिमाचल प्रदेश की लंबाई कितनी है। 8.012 किलोमीटर, ऑप्शन बी 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन सी 10.02 किलोमीटर की 11.02 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी 9.02 किलोमीटर जो है अटल सुरंग की क्या है दोस्तों, लंबाई है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 62। निम्नलिखित में से पर्वतीय श्रेणी में कौन सा गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है। दोस्तों हम लोग का ये भारत है, ठीक है। ये दोस्तों प्रायद्वीपीय पट जो है भाग का है, जो भी आकार का आपको दिखता है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणियों में कौन सा गंगा के मैदान तो यही तो होगी दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दक्कन का पठार, यहाँ से जो प्रायद्वीपीय भी आकार का दिखता है, इसको हम लोग प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसका विभाजन करता है, क्या करता है, हिमाचल की श्रेणी, विंध्याचल की श्रेणी यहीं पे दोस्तों, ठीक है। हिमाचल की श्रेणी, हिमालय की श्रेणी तो यहाँ पे दोस्तों, तो ये तो बंटवारा करें। अरावली जो है यहीं पे दोस्तों, साथ ही साथ पूर्वी घाट दोस्तों इसको पूर्वी घाट बोलते हैं, इसको पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो कौन करता है, तो विंध्याचल की श्रेणी करते हैं दोस्तों गंगा के मैदान और दक्कन के पठार का विभाजन, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है। K2 जिसे हम लोग गार्डविन आश्रम बोलते हैं, कंचनजंगा, नंदा देवी और एवरेस्ट। तो दोस्तों बात करता है भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 जिसे हम लोग गार्डविन आश्रम बोलते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 64। निम्नलिखित में से कौन सा युवा बलित पर्वत नहीं है दोस्तों, बताइएगा। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से सीरियस तो आप इसका आंसर कर जाएंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, और अपना नाम और अपना एड्रेस लिख के मुझे बताइएगा। आगे देख लेते हैं कि आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 65 देख लेते हैं। गद्दी लोग निवास करते हैं। गद्दी एक जनजाति है दोस्तों, ये कहाँ निवास करते हैं, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में कि मेघालय में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। आगे देख लेते हैं बोडो जनजाति की बात करें दोस्तों, बोडो जनजाति की बात करें तो कहाँ निवास करते हैं, गोरो पहाड़ी में, संथाल परगना में, अमेजन घाटी में कि मध्य प्रदेश में। दोस्तों मध्य प्रदेश में तो अभी हम लोग पढ़े हैं गद्दी जनजाति पाई जाती है। साथ ही साथ बोडो की बात करें गोरो पहाड़ी में मिलती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या ए। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 67। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। घाघरा को, गंगा को, कोसी को, सोन को। दोस्तों बात करते हैं बिहार की शोक नदी की बात करें तो कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है। साथ ही साथ एक और प्रश्न देख लेते हैं 68। बिहार में कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, जो अपना मार्ग जो है अपना परिवर्तन कर लेती है, ठीक है। किस नदी को कहते हैं, कोसी, गंडक, पुनपुन और उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कोसी को हम लोग बोलते हैं। प्रश्न संख्या 69 देख लेते हैं। भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है, लेह, बीकानेर, जैसलमेर, उपयुक्त में से एक से नहीं अधिक। तो भारत का सबसे शुष्क स्थान की बात करें तो कहाँ है, जैसलमेर में है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 70। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत में मानसून सीजन का अधिकांश चक्रवात उत्पत्ति होता है कहाँ पे, 8 डिग्री उत्तर से, 13 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य,
कि 16 डिग्री उत्तर और 21 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य विपरीत में से एक से अधिक। दोस्तों बात करते हैं भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवात उत्पन्न होते हैं 10 डिग्री और 15 डिग्री अक्षांश के मध्य होते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे 10 और 15 अक्षांश के मध्य जो है क्या होते हैं, चक्रवात उत्पन्न होते हैं, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 71। निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से है। ठीक है, माने कौन सा एक जो है इसमें क्या है दोस्तों, अलग है। तुंगभद्रा, नर्मदा, पेनगंगा और महानदी। तो दोस्तों ये बात करते हैं भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश है दोस्तों। बात कर रहा है कि ये तो है आपका बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी और ये हो जाएगा आपका अरब सागर। ठीक है, तो कह रहा है इसमें क्या से अन्य से अलग है। दोस्तों बात करते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी नर्मदा। नर्मदा की बात करें दोस्तों तो अपना मुहाना जो है अरब सागर में बनाती है, साथ ही साथ तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाते हैं, ध्यान रखेंगे। तो यही नर्मदा जो है आपका भिन्न हो जाएगा। प्रश्न संख्या 72। गंगा नदी के किनारे बसे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। वाराणसी, पटना, कानपुर और इलाहाबाद। तो दोस्तों बात करते हैं ये चारों के चारों तो गंगा नदी के तट पर ही बसे हैं, लेकिन इन चारों में से सबसे बड़ा शहर कौन सा हो जाएगा, तो कानपुर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 73। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। दोस्तों फतेहपुर ये स्थित है, ठीक है, भागलपुर ये भी स्थित है, काशी, उत्तर काशी, उत्तर काशी तो आपका उत्तराखंड में दोस्तों, तो उत्तराखंड में तो गंगा नदी के किनारे के तट पर नहीं स्थित है, कानपुर बसा है दोस्तों। तो कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर काशी। प्रश्न संख्या 74 दोस्तों बात कर रहा है हुंडरू जलप्रपात का निर्माण कहाँ होता है। इंद्रावती पर, कावेरी पर, स्वर्णरेखा नदी पर, के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की बात करें तो स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये भी। किस नदी को पर शिव समुद्रम जल अवस्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात की बात करें तो ये कहाँ स्थित है, किस नदी पर, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी। तो दोस्तों 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, गोदावरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे डेली ऐसी वीडियो के लिए। आगे देख लेते प्रश्न संख्या 76। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है और ये किन राज्यों के बीच में बहती है। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब की, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान की। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के बीच में भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना बहती है। ठीक है, भाखड़ा नांगल बांध की बात करें तो किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों। भाखड़ा नांगल बांध रावी नदी पर, सिंधु, चेनाब और सतलज। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है मयूराक्षी परियोजना, पल्लवीवासर योजना, मचकुंड परियोजना, शिव समुद्रम परियोजना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, शिव समुद्रम परियोजना। ठीक है, आगे देख लेते प्रश्न संख्या 80। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों। नागा सागर बहुउद्देशीय परियोजना ताप्ती पर, गोवा पर, कोसी पर, कृष्णा पर। दोस्तों एक ट्रिक है दोस्तों, TRIC ट्रिक। ठीक है, अर्जुन सागर, अर्जुन, नागा अर्जुन, नागा मतलब नाग जान लीजिए, तो नाग किन के पास रहता था दोस्तों, तो कृष्ण के पास। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसी से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे देख लेते हैं खेती के लिए अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है। जौ है, गेहूं है, मक्का है कि चावल है। तो दोस्तों बात करते हैं खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सा है, तो चावल हो जाएगा। 2000 ये जो है 23 का डाटा है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 82। भारत के चावल के कटोरा क्षेत्र के नाम बताइए। बताइए भारत के चावल के कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है। केरल और तमिलनाडु के तट पर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र पे, पूर्वोत्तर क्षेत्र पे कि सिंधु गंगा के मैदान पे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, गंगा, गोदावरी और डेल्टा के क्षेत्र पर जो है चावल का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 83। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। बताइएगा दोस्तों, सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है। पृथ्वी हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, माफी चाहेंगे यूरेनस हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा कि शुक्र हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है दोस्तों,
शुक्र है। शुक्र को जो है हम लोग भोर का तारा क्या बोलते हैं दोस्तों? भोर का तारा, सांझ का तारा, सांझ का तारा, ठीक है। और पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भोर का तारा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो है सुबह सुबह दिखता है, ठीक है। साथ ही साथ सांझ का तारा जब सांझ होगा तो आपको दिख जाएगा ये भी। और बहन, पृथ्वी की बहन माने पृथ्वी की तरह ही मिलती जुलती है, इसलिए हम लोग इसको पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है। और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, तो साथ ही साथ सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए देख लेते हैं पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य का प्रकाश का चाल का समय कितना लेता है? 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट और 16 मिनट। दोस्तों बात करते हैं, ये सूर्य है और ये आपका पृथ्वी है। तो जो है सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर कितने मिनट में आता है? तो 8 मिनट में आता है, ठीक है, 8 मिनट में आता है, ध्यान रखेंगे। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है दोस्तों? अभी हम लोग पढ़े हैं सौरमंडल का सबसे गर्म कौन सा हो जाएगा? आपका शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन बोलते हैं, साथ ही साथ हम लोग इसे बोलते हैं भोर का तारा, भोर का तारा बोलते हैं, साथ ही साथ पृथ्वी की बहन बोलते हैं और सांझ का तारा बोलते हैं, ठीक है, सांझ का तारा बोलते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 86। इवनिंग स्टार, सांझ का तारा किसे कहते हैं? मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनि। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शुक्र को जो है इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, ठीक है। बृहस्पति की बात करें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। साथ ही साथ मंगल ग्रह की बात करें तो ये आपका लाल ग्रह है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और शुक्र। तो शुक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? किस रेखा पर भारतीय मानक समय अपनाया जाता है? क्या हो जाएगा दोस्तों? 78.5 डिग्री पूर्व कि 82.5 डिग्री पूर्व कि 87.5 डिग्री पूर्व के उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों भारतीय मानक समय की बात करें तो भारत का बात कर रहा है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 20 82.5 डिग्री। देखिए दोस्तों ये आपका भारत का नक्शा है, ठीक है। यहीं पे जो है आपका ये जो है भारतीय मानक समय है, ठीक है। यहीं से माना गया कि भारत का एक समय निर्धारित रहेगा और यहीं से जो है पूरा भारत देश का समय निर्धारण रहेगा, ठीक है। 82.5 डिग्री पर, 82.5 डिग्री पर स्थित है, ठीक है। और ये 5 राज्यों से जाता है होकर। कौन कौन से राज्य दोस्तों? 5 राज्यों से आपका मानक समय जाता है भारत के। कौन कौन से? पहला आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। उसके बाद दूसरा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा मध्य प्रदेश, एमपी, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरा आपका हो जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ लिख लेते हैं। तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। चौथा हो जाएगा आपका उड़ीसा, दोस्तों उड़ीसा। और पांचवा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। ये 5 राज्य से होकर आपका भारतीय मानक समय जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 89। पृथ्वी की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों बात करते हैं पृथ्वी की सर्वाधिक लंबी श्रृंखला की बात करें तो हिमालय हो जाएगा, एंडीज, राकीज और अल्पास। दोस्तों बात करते हैं सबसे लंबी कौन सा हो जाएगा? एंडीज हो जाएगा। एंडीज कहाँ स्थित है बताइएगा? 89 नंबर वाला, ठीक है, एंडीज हो जाएगा, ठीक है। और ये किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपका दक्षिणी अमेरिका में स्थित है दोस्तों, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ठीक है। और यहीं पे जो है पूरब से उत्तर से उत्तर से उत्तर से दक्षिण तरफ की तरफ क्या है? ये फैला हुआ है एंडीज पर्वत, ध्यान रखेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके साथ जो है एंडीज फैला हुआ है? एंडीज तो अभी बताया दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा? आपका दक्षिण अमेरिका हो जाएगा और यहीं के तट पे फैला हुआ है, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैला हुआ है। ये आपका पूर्वी तट हो गया, ये आपका पश्चिमी तट हो गया। तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये फैला हुआ है, ध्यान रखेंगे। 91 देख लेते हैं, विज्ञान से संबंधित प्रश्न है। ऑडियोमीटर से क्या नापा जाता है? ऊंचाई, वायुमंडलीय दाब, हृदय गति या ध्वनि की तीव्रता। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 92 है। घड़ी में समय मापा जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा, हीरा क्रिस्टल के द्वारा, शीशा द्वारा, किस इस्पात द्वारा? तो दोस्तों घड़ी का समय जो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल के द्वारा मापा जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 93 देख लेते हैं। सोनार की बात करें तो एक तकनीकी में उपयोग किया जाता है दोस्तों, उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि जो सोनार होता है, सोनार का प्रयोग जो है महासागरों
में खोजबीन करने के लिए, साथ ही साथ इनको मानचित्र को तैयार करने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। या समुद्र के अंदर पता लगाने के लिए भी सोनार का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 94। गति के सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गति को किसके द्वारा परिभाषित किया गया था, बताइएगा, किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, गैलीलियो के द्वारा। आगे देख लेते हैं, बल का गुणनफल है। बल का गुणनफल क्या होता है? द्रव्यमान और वेग होता है, द्रव्यमान और त्वरण होता है, भार और वेग होता है, कि भार एवं त्वरण होता है? बल का गुणनफल की बात करें दोस्तों तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, द्रव्यमान और त्वरण होता है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना होगा प्रश्न संख्या 96। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति के कारण है। दोस्तों आप जब भी देखे होंगे कि आपका बादल है और यहाँ से बारिश जब पड़ता है, ठीक है, जब बारिश पड़ता है तो आपको ये पृथ्वी का सतह है, वहाँ पे जब देखेंगे तो ऐसे गोल गोल प्रतीत होगा, ठीक है। ये किसके कारण गोल गोल दिखता है, बताइएगा। यही कह रहा है वर्षा की बूंद जो है गोलाकार आकृति के कारण क्या है? द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, वायुमंडलीय दाब और गुरुत्व। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव के कारण जो है ये आपका गोल गोल दिखता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा श्यानता बल किस में होता है? सबसे ज़्यादा श्यानता होती है जल में, वायु में, खून में या शहद में। श्यानता का मतलब होता है इसका फैलाव। फैलाव सबसे कम जो है या सबसे कम किस में होगा, उसी को हम लोग श्यानता बोलते हैं। किस में होगा सबसे ज़्यादा फैलाव? जल को एक गिलास जो है जल यहाँ पर गिराएंगे तो क्या होगा, चारों ओर फैल जाएगा, ठीक है, बहुत जल्दी। वायु तो चारों ओर फैला ही है दोस्तों। खून जो है ये भी थोड़ा सा पानी से गाढ़ा होता है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका फैल जाएगा। लेकिन शहद की बात करें दोस्तों, अगर एक बूंद शहद गिर गया तो उम्मीद नहीं है कि ये जो है फैल के इतना बड़ा होगा, क्योंकि वो जहाँ गिरेगा वहीं के वहीं रहा ही रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता कहाँ होती है? तो शहद में होती है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 98। निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचार किया जा सकता है, बताइएगा। निकट दृष्टि दोष की बात करें, उत्तल लेंस का, अवतल से, उत्तवावतल से, अवतावतल से। दोस्तों निकट दृष्टि की बात करें, इसका निवारण जो है अवतल लेंस से किया जाता है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 99। विद्युत धारा की इकाई क्या है दोस्तों? विद्युत धारा की इकाई क्या है? कूलाम, वोल्ट, वाट और एम्पियर। तो दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 99 का राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। दोस्तों प्रश्न संख्या 100 है, विद्युत शक्ति का इकाई है एम्पियर, कूलाम, वाट और वोल्ट। दोस्तों इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप किस शहर, किस गाँव और कहाँ से अपना वीडियो देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।